जानते हैं डायरिया, जिसे कि हम दस्त और लूज मोशंस के नाम से जानते हैं, कितनी सीरियस इलनेस है। यदि हम WHO के अकॉर्डिंग देखें तो यह 5 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों में डेथ का तीसरा प्रमुख कारण है। इसके साथ ही इस एज के ग्रुप के बच्चों में डायरिया मालन्यूट्रिशन का एक प्रमुख कारण होता है। यदि हम ग्लोबली हर साल दस्त और लूज मोशंस के केसेस को देखें तो ये बच्चों में 1.7 बिलियन केसेस देखने को मिलते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह SBL के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि डायरिया यानी कि दस्त और लूज मोशंस क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, यह कितने टाइप का होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि डायरिया होता क्या है। डायरिया की बात करें तो प्रतिदिन 3 से या उससे अधिक लूज स्टूल और लिक्विड स्टूल का होना डायरिया कहलाया जाता है। यह एक आम समस्या है, किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है और बड़ों को भी हो सकता है। डायरिया आमतौर पर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के कारण होता है, जो कि वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है और पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है। कॉन्टेमिनेटेड फूड और कॉन्टेमिनेटेड वाटर या फिर पुअर हाइजीन के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। डायरिया नॉर्मली 1 या 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। यदि इसकी जो ड्यूरेशन है वो लंबी होने लगे तो इसका मतलब बॉडी में कोई और इन्फेक्शन हो सकता है और ये एक सीरियस इलनेस बन सकती है। जो बच्चे मालनरिश्ड होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है और ऐसे लोग जिनको HIV और ऐसी ही गंभीर समस्याएं होती हैं, ऐसे लोगों को डायरिया होने का खतरा अधिक होता है। डायरिया के क्लिनिकल टाइप 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्यूट वाटरी डायरिया, जिन्हें हम पानी वाले दस्त कहते हैं, जो कि कुछ दिनों तक रहते हैं या फिर कुछ घंटों तक रहते हैं। इसमें जो कॉलरा होता है यानी कि हैजा इंक्लूडेड होता है। दूसरा आता है एक्यूट ब्लडी डायरिया, जिसे हम खूनी दस्त कहते हैं। इसमें डिसेंट्री, जिसे कि हम पेचेस भी कहते हैं। तीसरा आता है परसिस्टेंट डायरिया, जिसमें कि आपका जो दस्त होता है वो लगातार रहता है 14 दिन तक या फिर उससे अधिक। दस्त जो 1 या 2 दिन तक रहते हैं और खुद ठीक हो जाते हैं, उन्हें हम शॉर्ट टर्म यानी कि एक्यूट डायरिया कहते हैं। यह नॉर्मली जो कंटामिनेटेड फूड या वाटर होता है और पूरा हाइजीन के कारण होता है। कई हफ्तों तक रहने वाली दस्त को लॉन्ग टर्म यानी कि क्रॉनिक डायरिया भी कहा जाता है, जैसे कि इरिटेबल बowel सिंड्रोम में होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस में होता है या फिर पैरासाइट के कारण होता है। अब हम जानते हैं डायरिया के कॉमन कॉजेज के बारे में। इसके जो कॉजेज हैं वो वायरल हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज के खाने से इंटॉलरेंस है, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, उसकी वजह से हो सकते हैं। कोई व्यक्ति लंबे समय से एंटीबायोटिक्स ले रहा है या कोई पर्टिकुलर मेडिकेशंस ले रहा है, जिसकी वजह से भी लूज मोशंस हो सकते हैं। IBS यानी कि इरिटेबल बowel सिंड्रोम की वजह से भी लूज मोशंस यानी कि दस्त हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं डायरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है ब्लोटिंग। पेट में ऐंठन यानी कि क्रैम्प्स महसूस होगा। पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग फील होने लगता है। बार बार लूज और वाटरी स्टूल होने लगते हैं। पेशेंट को अपने स्टूल पर जो कंट्रोल होता है वो खत्म हो जाता है। इसके साथ ही पेशेंट को बुखार होने लग सकता है, स्टूल में ब्लड हो सकता है और इस सब की वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। अब बात करते हैं डायरिया की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। नॉर्मली जो डायरिया है वो 1 या 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन तब इसकी कॉम्प्लिकेशन आती है तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो है डायरिया। इसमें पेशेंट की बॉडी से जो फ्लूइड है और इलेक्ट्रोलाइट है वो कम होने लगते हैं, स्पेशली बच्चों में, बुजुर्गों में और उन लोगों की जिनकी इम्यूनिटी वीक है। डायरिया की वजह से दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ना होना, जिसकी वजह से मल्टीपल डिफिशियंसीज हो सकती हैं। अब जानते हैं कि डायरिया को डायग्नोस्ट कैसे किया जा सकता है। हालांकि इसमें अधिक रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके डायग्नोसिस की, लेकिन फिर भी कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम करते हैं, जैसे कि स्टूल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट हो गया, आपका एंडोस्कोपी हो गया।
अब बात करते हैं हम डायरिया की ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हम ORS का उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी को सिवियर डिहाइड्रेशन है तो IV फ्लूइड का उपयोग कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, हाई फाइबर फूड, हाई फैटी फूड को लेने से बचें। इसके साथ ही आप बनाना यानी कि केला ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं और हल्का ही खाना खाएं। यदि आपको कोई क्रॉनिक कंडीशन है जैसे कि IBS या फिर इस तरीके की कोई और परेशानी है तो उनको मेंटेन करें और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस अवश्य करें। अब हम बात करते हैं कि डायरिया से हम कैसे बच सकते हैं। खाना खाने से पहले हमेशा साबुन से हाथ धोएं, साफ सुथरा पानी पिएं, प्रॉपर पर्सनल और जो फूड हाइजीन है उसको मेंटेन रखें। यदि आपका बच्चा 6 महीने या फिर उससे छोटा है तो उसे सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही कराएं। बाहर का खाना या फिर पानी ना दें, इससे बच्चे का जो डायरिया है काफी सीरियस हो सकता है। यदि आप बाहर से खाना खा रहे हैं तो एक साफ सुथरी जगह से खाना खाएं। स्ट्रीट फूड को खाने से बचें और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करें। यदि आपके सिम्टम्स सिवियर हैं, परसिस्टेंट यानी कि लगातार बने हुए हैं, स्टूल्स में ब्लड आ रहा है और अधिक फीवर है तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी नजदीकी हॉस्पिटल में अवश्य संपर्क करें। आई होप आज की वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यदि फिर भी कोई आपके मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।